नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही मशहूर दौर पुनर्जागरण या रेनेसा की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो जमाना था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पर क्या ये कहानी उतनी सीधी सादी है जितनी हमें बताई जाती है? चलिए पता लगाते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 14वीं सदी के यूरोप में वाकई कोई पुनर्जागरण हुआ था? सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, क्योंकि हम सब ने इसके बारे में किताबों में पढ़ा है, लेकिन इतिहासकार आज इस आइडिया पर ही सवाल उठा रहे हैं और हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले उस पारंपरिक कहानी को समझते हैं जो हम सब ने सुनी है। आमतौर पर हमें ये बताया जाता है कि मध्य युग, जिसे हम डार्क एजेस भी कहते हैं, के बाद यूरोप अचानक से नींद से जागा और फिर कला, विज्ञान और कल्चर का एक जबरदस्त धमाका हुआ। लेकिन क्या ये सच में एक अचानक हुआ धमाका था या कुछ और? देखिए, रेनेसा यानी पुनर्जागरण, ये नाम 19वीं सदी के एक इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने दिया था। उनके लिए ये शब्द यूरोप के कल्चरल रीबर्थ यानी पुनर्जन्म का सिंबल था, खास तौर पर इटली में। और उन्हीं की वजह से ये सोच बनी कि ये दौर मध्य युग से बिल्कुल अलग एक नाटकीय ब्रेक था। तो बर्कहार्ट का आइडिया था क्या? बहुत सिंपल। उनका मानना था कि मध्य युग का इंसान पूरी तरह से चर्च के कंट्रोल में था, उसकी सोच, उसका जीवन, सब कुछ। लेकिन पुनर्जागरण ने एक आधुनिक इंसान को जन्म दिया, जो अपने फैसले खुद ले सकता था, जो अपनी काबिलियत को निखारने के लिए आज़ाद था। मतलब व्यक्ति और संस्था के रिश्ते में ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। तो इस पुनर्जन्म वाली थ्योरी के सपोर्ट में क्या सबूत है? चलिए सबसे पहले उस बौद्धिक बदलाव को देखते हैं जो इस पूरे दौर की नींव बना। और वो बदलाव था ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था। मानवतावादियों का मानना था कि इंसान की क्षमताएं अनलिमिटेड हैं। उन्होंने हजारों साल पुराने ग्रीक और रोमन लेखकों को पढ़ना शुरू किया और इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान सिर्फ धार्मिक उपदेशों से नहीं, बल्कि तर्क, बहस और चर्चा से भी हासिल होता है। और मजे की बात यह है कि मानवतावादियों ने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने खुद से पहले के करीब 1000 साल को मिडिल एज या डार्क एज का नाम दिया। उन्हें लगा कि वो एक लंबे अंधेरे के बाद सिविलाइजेशन को फिर से जगा रहे थे और एक नए मॉडर्न जमाने की शुरुआत कर रहे थे। सोचने का ये जो नया तरीका था, वो सबसे साफ साफ दिखाई दिया आर्ट में। ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें बनाने तक सीमित नहीं था, ये दुनिया को एक नए नजरिए से देखने और दिखाने के बारे में था। मध्ययुग की कला अक्सर फ्लैट और सिंबॉलिक होती थी, लेकिन पुनर्जागरण में जियोटो जैसे आर्टिस्ट्स ने ऐसी पेंटिंग्स बनाना शुरू किया जो एकदम असली लगती थीं, मानो इनमें जान हो। उन्होंने दुनिया को वैसा ही दिखाया जैसा वो असल में दिखती थीं, गहराई, इमोशन और रियलिज्म के साथ। ये एक विजुअल रेवोल्यूशन था। और ये जो रियलिज्म था ना, ये कोई जादू नहीं था, इसके पीछे बाकायदा साइंस थी। कलाकार शरीर रचना को समझने के लिए इंसानी शरीर की बनावट स्टडी कर रहे थे। वो अपनी पेंटिंग्स में 3D इफेक्ट के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे थे और ये भी समझ रहे थे कि रोशनी और परछाई कैसे काम करती है। मतलब आर्ट और साइंस एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। अब ये जो सवाल पूछने और जांच पड़ताल करने का जज्बा था, ये सिर्फ आर्ट तक नहीं रुका। इसने तो जल्द ही उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। एक तरफ चर्च और दूसरे तरफ ब्रह्मांड के बारे में हमारी सदियों पुरानी समझ को। इस पूरी क्रांति में आग लगाई प्रिंटिंग प्रेस ने। सोचिए, 1455 में गुटेनबर्ग की मशीन ने उतने टाइम में 150 बाइबल छाप दी, जितने में एक मॉन्क हाथ से सिर्फ एक लिख पाता था। अचानक नए विचार, नया ज्ञान और नई चुनौतियां पहले से कई ज्यादा तेजी से और दूर दूर तक फैल सकती थीं। इसी माहौल में एंट्री हुई मार्टिन लूथर की। 1517 में उन्होंने कैथोलिक चर्च को सीधे सीधे चुनौती दे दी। उनका कहना था कि मोक्ष पाने के लिए किसी पुजारी की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान में विश्वास ही काफी है। इस आंदोलन ने, जिसे प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन कहा गया, ईसाई धर्म को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। चैलेंज सिर्फ जमीन पर नहीं था, आसमान में भी था। सदियों से चर्च यही सिखाता आया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का सेंटर है। लेकिन फिर आए कोपरनिकस और उन्होंने कहा, नहीं, सूरज सेंटर में है और पृथ्वी समेत बाकी सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। इस एक बात ने ब्रह्मांड के बारे में हर पुरानी धारणा को उलट-पुलट कर दिया। गैलीलियो, जिन्होंने कोपरनिकस के विचारों को सपोर्ट किया,
उन्होंने इस नई सोच को एक जबरदस्त लाइन में समेट दिया। उनका मतलब साफ था कि धर्म और विज्ञान अलग-अलग सवालों के जवाब देते हैं। ये धार्मिक विश्वास और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बीच बढ़ती दूरी का एक पावरफुल सिंबल था। तो अब तक हमने पुनर्जन्म की कहानी देखी है। मानवतावाद, आर्ट में रेवोल्यूशन, धार्मिक सुधार और साइंस में नई खोजें। मामला बिल्कुल साफ लगता है ना? लेकिन चलिए अब इस सीधी सादी कहानी पर कुछ सवाल उठाते हैं और इसे फिर से जांचते हैं। तो असलियत ये है कि तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आज के इतिहासकार बताते हैं कि पहली बात, पुनर्जागरण के कई आइडियाज तो 12वीं-13वीं सदी में पहले से ही मौजूद थे। दूसरी बात, ये बदलाव ज्यादातर एक बहुत छोटे, अमीर और पढ़े लिखे ग्रुप तक ही सीमित था। और शायद सबसे जरूरी बात, यूरोप इस कहानी में अकेला हीरो नहीं था। अरब स्कॉलर्स ने ही उन यूनानी टेक्स्ट को सहेजा और ट्रांसलेट किया था जिन्हें मानवतावादी पढ़ रहे थे। साथ ही यूरोप उस वक्त एशिया और इस्लामिक दुनिया से भी लगातार नई टेक्नोलॉजी और आइडिया सीख रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अंधकार युग से अचानक पुनर्जन्म का आइडिया एक बहुत पावरफुल कहानी तो है, लेकिन ये शायद सच्चाई को बहुत ज्यादा सरल बना देती है। इतिहास अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे विकसित होता है और उस पर कई अलग अलग जगहों का असर होता है। तो हम अपनी बात इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, अगर ये पुनर्जन्म नहीं था तो फिर क्या था? शायद इसे एक रीवायरिंग की तरह सोचना बेहतर है। ये दुनिया को देखने, सवाल पूछने और उसमें इंसान की अपनी जगह को समझने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव था। एक ऐसा बदलाव जिसका असर आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है, हमारे विज्ञान में, हमारी कला में और इस सोच में कि एक इंसान होने के नाते हम क्या-क्या कर सकते हैं।